अर्श 1970s में एक फिल्म आई थी द एग्जॉर्सिस्ट जी। मैं उस एग्जॉर्सिस्ट की बात नहीं कर रहा, ये एक पुरानी मूवी है एग्जॉर्सिस्ट, और ये एक नॉवल पे बेस्ड थी। उस नॉवल का नाम भी द एग्जॉर्सिस्ट ही था। ओके। और नॉवल लिखी थी विलियम पीटर ब्लैटी करके एक राइटर थे, और इस नॉवल में जिक्र था एक 14 साल के बच्चे का जिसका नाम था रोनाल्डो। I'm so sorry, एंड काफी एक जाना माना कैरेक्टर है ये पैरानॉर्मल की दुनिया का। इसकी कहानी कुछ ऐसी की कहते हैं कि रोलन की जो एक बुआ थी वो स्पिरिचुअलिस्ट थी, उनका स्पिरिट वर्ल्ड में और स्पिरिचुअलिटी में उनका काफी जो है इंटरेस्ट था। और एक दिन वो आती है रोलन से मिलने के लिए, और वो ouija बोर्ड लेके आती हैं। ओके। और ouija बोर्ड में वो किसी की आत्मा को समन करती हैं। उसके बाद उस घर में कुछ हरकतें होती हैं, जिसके बाद उनकी जो बुआ थी, जो आंटी थी, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। वो अपने घर वापस जाती हैं और इवेंचुअली वहां पे उनकी मौत हो जाती है। ओके। अच्छा, उनकी मौत के बाद रोलैंड के साथ कुछ अजीबो गरीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। मतलब कि ये है कि जो बुआ है वो ouija बोर्ड को समन करती हैं, लेकिन रोलैंड के साथ चीजें दिक्कत होना शुरू होती हैं बाद में। ये लोग साथ में ही करते हैं जी, रोलैंड और ये बैठ के, लेकिन उसके बाद वो उनकी डेथ हो जाती है, और उनके डेथ होते ही रोलैंड के साथ चीजें अजीबो गरीब होनी शुरू हो जाती हैं। ओके। जैसे मसलन कि वो उसे एक अजीब सा फिगर जो है उसे अपने आसपास हमेशा दिखाई देने लगता है जी। उसके आसपास का सामान अचानक से लेविटेट होने लगता है जी। वो नॉर्मली बातचीत करते करते अचानक से चिल्ला के लैटिन में बोलने लग जाता है, और वो अक्सर जो है अपने आसपास के लोगों को काट लेता था। ओके। तो इस किस्म की चीजें होती हैं उसमें। अब कहते हैं कि काफी एग्जॉर्सिस्ट भी आते हैं उसको एग्जॉर्सिज्म करने के लिए, एंड इनफैक्ट एक बार तो एग्जॉर्सिज्म करने के दौरान वो एक फादर का हाथ काट लेता है। जी। तो काफी वायलेंट किस्म का वो होता है। एंड इवेंचुअली उसका होता क्या है, ये जो नॉवेल है उसमें तो उन्होंने बताया कि वो सही हो जाता है, लेकिन जो रियल लाइफ कैरेक्टर था जी, उसके बारे में फिर उसके आगे कोई खास नॉलेज नहीं है। इनफैक्ट ये एक ऐसा केस है जो आई थिंक वहां के जो बैप्टिस्ट चर्च था उसने ही दबा दिया कि मतलब ये ज्यादा मार्केट में ना आए। जी। बड़ा अजीबो गरीब सा केस था दैट फेस। अच्छा, इवेंचुअली हुआ ये कि कुछ साल बाद एक कोई राइटर थी, उन्होंने इस पूरे एग्जॉर्सिज्म के खिलाफ किताब लिखना शुरू किया। उनका दावा ये था कि रोलैंड जो है वो एक बुली किस्म का बच्चा था, और वो अटेंशन सीख करने के लिए लोग उसको तवज्जो दें, वो इस किस्म की हरकतें करता था। कोई ऐसा कोई तथाकथित ऑन रिकॉर्ड नहीं है कि उसका एग्जॉर्सिज्म करने कोई फादर आए थे। तो कुल मिला के ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टाइप का एक एग्जॉर्सिज्म का केस था। जी। अब एक लेमैन का जो अंदाजा है इस पूरे केस को लेकर वो ये है कि यार ये उसे ऐसा लगता है कि ये एक फेल्ड एग्जॉर्सिज्म था, कि चर्च वाले चाह कर भी उस बच्चे को बचा नहीं पाए। तो फिर अलग अलग तरह से कहानियां बनने लगी, कहानियां कर दी गई कि ये हुआ था कि नहीं हुआ था, इस पे डाउट है, वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरीके के तमाम ऐसे केसेस हैं हर्ष, जो शायद कुछ हैं जो नोन है, काफी ऐसे होंगे जो शायद अननोन भी होंगे, जहाँ पे एग्जॉर्सिस्ट फेल होके करने में, और काफी दर्दनाक अंत हो सब्जेक्ट का जिसके ऊपर ये पोजीशन हुए थे। बिल्कुल राहुल, और जैसे आपने ये केस के बारे में बताया, रोलैंडो के केस के बारे में, तो जितने भी पैरानॉर्मल से रिलेटेड लोग होंगे या फिर जो इसके बारे में रिसर्च करते होंगे, उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि इस केस में क्या क्या हुआ था। इस केस में कई सारे एलिगेशंस भी आए थे उन फादर के ऊपर जिन्होंने ये एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया। वो कई बार परफॉर्म करते और उनको बार बार गलत साबित कर दिया जाता, जो आप बता रहे थे जिन्होंने बुक लिखा था। सबसे बड़ी बात ये थी कि एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करते वक्त वो बड़े ही न्यूट्रल फेज में रहता था लड़का। वो कभी भी वैसा रिएक्ट नहीं करता था कि उसके ऊपर कुछ बहुत बड़ी चीज हुई है, लेकिन जब वो फादर चले जाते थे तब वो बहुत ही ज्यादा ओवर रिएक्ट करने लगता था चीजों को लेके। कुछ लोगों का मानना था कि वो अटेंशन सीकर तो था ही था, साथ ही साथ उसको ये चाहिए था कि लोग उसे मतलब बार बार हमदर्दी दिखाएं किसी चीज को लेके। वो मेंटली इल था। इस चीज को दावा तो ये भी है अर्श की रोलैंड की बॉडी में इविल और सिन जैसे वर्ड्स उसकी बॉडी में उभर के दिखने लगे थे। जी, उसकी बॉडी में ऐसा लगता था कि सिन लिखा हुआ है इसकी लाइक नेचुरली। ये ड्यूरिंग एग्जॉर्सिज्म की बातें हैं। ड्यूरिंग एग्जॉर्सिज्म राहुल एक और चीज होती थी कि जब वो लैटिन में बात करने लगता था, क्योंकि जिस लैंग्वेज में फादर बात कर रहे हैं उस लैंग्वेज में इसका बोलना पॉसिबल नहीं था। ये अलग अलग 7 भाषाओं में बोलता था। ओके। मतलब अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये एनालिस मिशेल जैसा केस आपको लग रहा होगा, लेकिन ये वैसा था नहीं। इसमें ज्यादा कुछ उतना भयानक नहीं हुआ जितना एनालिस मिशेल के साथ हो गया था, क्योंकि एनालिस मिशेल का तो क्लियर था, जैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि उनका क्लियर था कि एक 7 आत्माओं ने उनको पजेस किया। लेकिन ये जो लड़का था इसकी बॉडी पर
लेफ्ट साइड में लिख के आता था सिन और राइट साइड में लिख के आता था जो भी उसका हैप्पी पार्ट होता था वो। तो कहीं ना कहीं शायद उसके अंदर का जो एक रोनाल्डो था, उसकी जो स्पिरिट थी, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस थी, वो ये दिखाती थी कि वो जिंदा है। ऑल्सो कोई ऐसी एंटिटी है, कोई ऐसा डीमन है जो उसको पोजेस कर रहा है अंदर से। जब एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म होता था राहुल, तो ऐसा कहा जाता है वो अपनी आंखें झपकाने लगता था बहुत जोर जोर से। अब ये आंखें झपकाने वाला जो सिनेरियो है राहुल, ये सिर्फ और सिर्फ पोजीशन के टाइम ही हो सकता है। आज तक कोई ऐसी बीमारी इजाद नहीं करी गई है जिसके अंदर राहुल आंखें झपक रही हो और उसको किसी आपने मेंटल बीमारी से जोड़ दिया गया हो। अगर मैं आपसे पूछूं क्या इस तरह की कोई बीमारी एग्जिस्ट करती है? प्रॉब्ली नॉट। मैंने तो नहीं सुनी, एग्जिस्ट भी करती हो तो नहीं पता। तो उसकी आंखें जोर जोर से झपकने लगती थी और वो इतनी तेज झपकती थी राहुल कि लेट सपोज अगर आप एक हाथ से ताली बजाने वाला जो सिनेरियो है ना, वो बज आती है कभी कभी, बहुत स्पीड में आप करो ऐसे ऐसे करके। तो उसी तरीके से आंखें जब आप तेज तेज झपकाते हो ना, तो एक साउंड जनरेट होता है, तो वो साउंड भी सुनाई देने लगता था बहुत जोर जोर से। ओके, ये आप इस केस के बारे में बता रहे हैं, रोनाल्ड के केस के बारे में बता रहे हैं। अब क्या है कि रोलैंड का केस ऐसा था जिसमें वो बार बार ये बताता था, ऐसे कई सारे थीसिस भी सामने आए जिसमें ये लिखा था कि वो कहता था कि आई कांट गो टू द अनदर वर्ल्ड, मैं दूसरे वर्ल्ड में नहीं जा सकता हूं, आई हैव टू लिव इन दिस वर्ल्ड। मतलब उसने ऑन रिकॉर्ड बोला है ये। जो फादर ने एग्जॉर्सिज्म किया था उन्होंने, क्योंकि वो लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं ना सारी की सारी चीजें, तो उन्होंने ये चीजें रिकॉर्ड करी है। आई थिंक ये कैथोलिक चर्च का एक रूल भी है कि अगर आप वहां से परमिशन लेके करते हैं तो आप पूरी गतिविधियों को रिकॉर्ड करेंगे, पूरी गतिविधियां रिकॉर्ड होती हैं। तो ऐसा 2-3 बार हुआ है। अच्छा, अब अगर फेल्ड एग्जॉर्सिज्म की आप बात करेंगे ना राहुल, तो शायद बाहर तो है ही इतने सारे फेल्ड एग्जॉर्सिज्म वाले केस, लेकिन अपने इंडिया में भी कई सारे फेल्ड एग्जॉर्सिज्म वाले केस रहे हैं। क्रिश्चियन एग्जॉर्सिज्म फेल्ड, क्रिश्चियन भी और अपने इंडियन में भी, अपने सनातन में भी। मैं मतलब आपने देखे? मैंने देखे भी हैं, मेरे खुद से भी हुए हैं फेल्ड एग्जॉर्सिज्म वाले केस, जहां पर मुझे लगा था कि ये ऐसा है पर वो ऐसा था नहीं राहुल। कभी कभी जो आत्माएं होती हैं वो आपको उस एक्सटेंड तक ले जाती हैं। अब देखिए, मैं भी तो एक इंसान हूँ, जो अदर एक एग्जॉर्सिस्ट आएगा वो भी एक इंसान होगा, राइट जी। तो इंसान की अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं, पर नहीं होती हैं। आत्माएं जो होती हैं वो आपको किसी भी एक्सटेंड तक बहका सकती हैं। ओके, मैं एक छोटा सा केस बताना चाहूंगा। वहां पर एक बच्चा पॉजेस था, ऐसा लोग कहते थे, और जब उस केस को सॉल्व करने के लिए मैं गया हूं, वहां पर उनके पेरेंट्स से मिला हूं, तो उनकी माँ को ये बिलीव था कि वो बच्चा पॉजेस नहीं है, ठीक है, बच्चा ठीक है, लेकिन फादर जो थे उनके, अक्सर ऐसा देखा गया है जो फादर होते हैं उनको नहीं बिलीव होता है। यहाँ पर मॉम को बिलीव था, ठीक है, और जो फादर थे उनको बिलीव ये था कि ये पॉजेस्ड है। अब जब मैं उनके घर में गया तो देखा चारों तरफ हनुमान जी की फोटो लगी है और प्रॉपर ऐसा उस कमरे में उसे लिटाया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात ये थी कि बच्चा एकदम नॉर्मल था राहुल। वो बच्चे के साथ दिक्कत कब होती थी, जैसे ही तुम उससे कुछ बोलोगे वो क्या काम करता था, अपने जोर से दांत बाहर निकाल के तुम्हारी तरफ आएगा, जैसे वो तुम्हें काटना चाहता हो। दांत निकाल के, लाइक जी, मतलब दांत ऐसे एग्जैक्टली लाइक कह सकते हैं ज़ॉम्बी, उस तरीके से वो तुम्हारे पास आएगा। तो मैंने जब उससे उसका नाम पुकारा, श्रवण नाम था उसका, मैंने जैसे ही ये बोला तो वो मतलब आउट ऑफ नोवेयर एकदम से उठा और जोर जोर से चिल्लाने लगा दांत दिखा के। और उसके मुंह से लार बह रही है धीरे धीरे ऐसे करके। तो मुझे ऐसा लगा कि ये किस तरह का पोजीशन है। सिर्फ जब उसको बुला रहे वो तभी। अच्छा, ऑल्सो उनकी मॉम जाती, अंदर जाती, उसके कमरे में खाना देकर आती, उसको खाना खिलाती, वो सब कर लेता, तब तक वो नॉर्मल रहता। मोमेंट आपने उससे कुछ बोला वो उस तरह से रिएक्ट करने लगेगा अजीब तरीके से। राहुल, मैं जाता हूँ, मैंने 2-3 चीजें अपनी करी उसके ऊपर, कुछ नहीं हुआ। मतलब मैं शॉक था कि मतलब ये चीजें भी इसके ऊपर काम नहीं करी। इवन मैंने भैरव जी के कई सारे मंत्रों का भी आह्वान किया, उस पर कोई असर नहीं हुआ। कहाँ का केस था ये? सुल्तानपुर का केस था राहुल। तो ये शाहगंज से थोड़ी दूर पड़ता है सुल्तानपुर, ये वहां का केस था। तो अब क्या है कि वो बच्चा जो है बार बार ऐसे दांत दिखाता फिर बैठ जाता, दांत दिखाता बैठ जाता। या तो ये पागलपन है या तो फिर सही में कोई ऐसा पोजीशन है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ऑल्सो जब मैं उस दिन रात को सोया किसी और घर में जाके, तो मुझे उस बच्चे की शक्ल दिख रही है बार बार। मतलब मुझे लग रहा है कि वो बच्चा मुझे उठा रहा है और मेरे ऊपर वैसे दांत निकाल कर बैठा हुआ है। अब ये थोड़ा क्रीपी था मेरे लिए। कितना बड़ा बच्चा था ये? 8-9 साल का बच्चा होगा शायद से। तो ये सोचने वाली बात है कि मुझे भी ऐसा हेलुसिनेट हो रहा है। मुझे लगा कि अगर वो बच्चे की स्पिरिट यहाँ आ सकती है मेरे पास, मुझे जताने के लिए कि मैं यहाँ से चला जाऊं, तो स्पिरिट तो बड़ी है,
मैंने तमाम तरीके की चीजें कर ली राहुल, 10-15 दिन निकाल दिए उसको सही करने में। ओके। डॉक्टर्स भी आके चेक कर गए, तो मुझे लगा कि अब तो पोजीशन ही होगा। राइट। और राहुल अंत में क्या हुआ कि अपने आप उस स्पिरिट ने उसको छोड़ दिया है या फिर उस बीमारी ने उसको छोड़ दिया है, वो लड़का ठीक हो गया अपने आप ही। ये मेरे एग्जॉर्सिज्म से नहीं हुआ है। नहीं, बट वो पोजेस था, ये आपको श्योर है उसकी हरकतों से? हाँ, मतलब वो मुझे ऐसा लग रहा था वो पोजेस है, लेकिन राहुल अगर पोजीशन होता तो किसी न किसी तरीके से तो बाहर आता ना। वो मेरे किसी तरीके से बाहर नहीं आया। एक दिन वो सुबह उठा, आंगन के बीचों बीच में गया लड़का और जोर से चिल्लाया है और उसके बाद ठीक हो गया वो। ओके। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा राहुल, इवन जो हमारे लिसनर है उनको भी अज्यूम करने का कहूंगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये मेरा एक फेल्ड एग्जॉर्सिज्म था या फिर एक ऐसा साइंटिफिक टर्म जो डॉक्टर्स को भी नहीं पता है? नहीं, मुझे तो ये डाउट हो रहा है वो पोजीशन था भी कि नहीं था। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट। इवन आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन आपको जो विजन्स आए, जो हेलुसिनेशन हुए, प्रॉब्ली उसका आई डोंट नो, शायद कुछ मीनिंग था या नहीं था। अब उसका मीनिंग मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि विजन्स मुझे तभी आते हैं जब कोई इंसान पोजेस होता है, लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना था कि ये बिल्कुल परफेक्टली फिट है, इसको मेंटल बीमारी भी नहीं है कोई। तो अब ये क्या था जो बार बार इससे दांत दिखाया करता था? और मैंने राहुल, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने अपने तरीके के सारे तरीके आजमा लिए, उनमें से एक भी तरीके में ये नहीं आया कि ये इंसान पोजेस है। मैंने कम से कम 12-15 तरीके आजमाए उसके ऊपर, और उनमें से एक भी तरीके में ये विजिबल नहीं हुआ कि वो इंसान पोजेस है। यही विजिबल हुआ कि वो एकदम ठीक है, उसको कोई मेंटल बीमारी है। ओके। तो ये किस तरह का केस है राहुल, जो कभी एकदम से पोजीशन की तरफ इशारा करता है और कभी कभी एकदम से साइंटिफिक डॉक्टर वाली टर्म्स की ओर इशारा करता है? एंड मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ज्यादातर के जो केसेस होते हैं पोजीशन वाले, ये नॉर्मली मिक्सचर ऑफ बोथ होते हैं। इसमें थोड़ी किसी को साइकोटिक इश्यूज भी होते हैं और प्रॉब्ली एक कोई पैरानॉर्मल एंगल भी हो सकता है अगर आप उसे ढूंढने जाएं तो। मतलब मैं इसको कंसिडर करूंगा मेरे फील्ड एग्जॉर्सिज्म केसेस में से, जिसको मुझे नहीं पता। वो लड़का आज एकदम फिट एंड फाइन है, बहुत अच्छे से है। अर्श, मुझे ऐसा लगता है कि फील्ड एग्जॉर्सिज्म तब होगा जब जो सब्जेक्ट है, जो इंसान है, वो या तो अनफॉर्चुनेटली उसकी एक दर्दनाक मौत हो जाए, या वो जो पोजीशन है वो काबू से बाहर हो जाए। अगर वो ठीक हो जाता है तो प्रॉब्ली देयर इज अ फेयर चांस कि वो शायद पोजीशन था भी नहीं, या देयर इज अ फेयर चांस कि वो वापस से पोजेस हो जाए। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब जो आपने बताया कि कोई इंसान मर जाए, तो राहुल मेरे आंखों के सामने मुझे याद है कि 4 ऐसे केसेस रहे हैं जिसमें इंसान की मौत हुई है। ओके। और मैं उसे फेल्ड एग्जॉर्सिज्म केसेस में ही कहूंगा, क्योंकि मैं उन लोगों की गलती नहीं कहूंगा। मैं यही कहूंगा कि शायद नेचर को ये मंजूर नहीं था कि वो लोग जिंदा रहें एक तरीके से। कभी कभी आत्माएं राहुल इतनी ताकतवर हो जाती हैं कि आप उन पर कितना भी तरीका आजमा लो, अगर वो तरीकों को आजमाओगे तो उनके बॉडी की जो एनर्जी है वो एक्सप्लोड हो जाएगी। तो इतनी हावी हो जाती हैं कि वो फिर डिसइंटीग्रेट कर देती हैं, बॉडी को तोड़ ही देती हैं। मैं एक लड़की की आपको बात बताता हूँ राहुल, करीबन 24 से 25 साल की लड़की होगी वो। हुआ ये था कि उसको सही करने के लिए पहले उसे मेहंदीपुर बालाजी ले जाया गया। पोजीशन था, अब किसी भी चीज का होगा उसके ऊपर, मेहंदीपुर बालाजी। अच्छा, होता क्या है ना राहुल कि जितनी बार भी आप किसी पवित्र प्लेस पे जाते हैं, किसी ऐसी प्लेस पे जाते हैं जो भगवान से पूरी तरह से लेस हो, और उसके बाद आपके ऊपर पोजीशन भी हुआ हो, तो आपकी बॉडी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत बड़ा। क्योंकि वहां की जो एनर्जीज हैं वो आपके बॉडी के वाइब्रेशंस को सही करने में लग जाती हैं। कभी भी किसी भी केस की मैं आपको बात बता रहा हूँ, वहां पर जब भी पोजीशन से वो लोग ठीक हुए हैं ना, तो या तो वो बीमार हुए या तो उनको शारीरिक रोग हुआ है, कुछ ना कुछ, मतलब कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होता है, मेरा ये कहना है, इवन एग्जॉर्सिज्म का। ओके। इस लड़की को करीबन 5 से 6 बार मेहंदीपुर बालाजी ले जाया गया, और वहां पे मतलब वो बार बार आती, ठीक हो जाती, फिर 6 महीने के बाद पोजेस हो जाती। उसका ऐसा सिनेरियो होता। आई थिंक इस केस के बारे में आप मुझे बता भी चुके हैं। हाँ, शायद मैंने आपको बताया है, लेकिन इस केस में ये लड़की बच नहीं पाई राहुल। ओके। वो मेहंदीपुर बालाजी का जो दरबार था उससे बाहर आ जाती थी भागकर, उनकी सीमा से बाहर आ जाती थी। डर तो उसको भी लगता था, लेकिन उसके अंदर पता नहीं कैसी कैपेबिलिटी आ जाती थी कि वो बाहर आ जाती थी। ऑल्सो अपने घर में वो कह सकते हैं कि जो उसके बड़े भाई थे उसके बच्चे को मारने की कोशिश कर रही थी बार बार। ओके, मतलब अपने चाचा के बच्चे को मारने की कोशिश कर रही थी, अपने ही भाई के बड़े। ओके, अपने भांजे को। बिल्कुल। ओके। और मुझे आज भी याद है कि उसने एक टांग से पकड़ के उठा लिया था। वो करीबन
1 साल का बच्चा होगा। Oh my God. और वो एक टांग से पकड़कर ऊपर उठाकर खड़ी थी और बोल रही थी कि मैं छोड़ दूंगी उसको। उल्टा लटका था बच्चा, अगर वो छोड़ देती तो बच्चा मतलब बचता ही नहीं, मर जाता। और अपने भाई को ये बोल रही है कि ये बच्चा ले रखी हो, इसको छोड़ दूंगी, मैं जो कह रही हूँ वो मेरे लिए करो। ये तो कहो उसको पीछे से पकड़ लिया गया बच्चे को जी। वरना वो बच्चा मर जाता। उसके साथ यही हो रहा था, वो बच्चे को मारने की फिराक में थी। राहुल, एसिड जो होता है पूरा पूरा, वो पता नहीं कहां से एसिड लाई और जहां वो उनके भाई का बच्चा सोता था जी, वहां पर पूरा पूरा एसिड ऐसे गिरा दिया बेड पे, और उसको बेड पे रखने जा रही थी वो, मतलब कोई और आ रहा था उसको बेड पे रखने जा रहा था। Okay. ये तो कहो उन्होंने देख लिया कि बेड जला हुआ है, बड़ा अजीब सा है, चद्दर हटा के देख लिया जी। वरना दिक्कत हो जाती। तो वो पता नहीं किस एक्सटेंड पे पोजेस हुई थी, समझ में ही नहीं आ रहा था। इवन जब मैंने देखा तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, मतलब जो आत्मा मेहंदीपुर बालाजी जाकर नहीं सही हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां सही नहीं होती है, वो कभी भी दरबार के अंदर जाती नहीं थी। मतलब बड़ा ही अजीब सा केस था वो। मैंने इवन 1-2 अघोरियों से भी बात करी, वो लोग आए इनको सही करने, लेकिन उन लोगों ने भी यही बोला कि ये बच नहीं पाएगी। अच्छा, अघोरियों का एक सिनेरियो बहुत सेट होता है कि अगर वो नहीं बच पाएगी तो बोल देंगे। ओके, आपको बुरा लगे, अच्छा लगे, जरूरी है शायद कर देना, बहुत बहुत जरूरी। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, वो कहते हैं कि भाई नहीं बच पाएगी ना, तुम देख लो, तुम समझ लो, चुका है, अब नहीं हो पाएगा कुछ। हाँ, तो उन अघोरियों ने भी यही बोला। मैं 2 अघोरियों को लेकर गया हूँ, पर्सनली बता रहा हूँ राहुल। मुझे आज भी याद है, विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में आपने सुना होगा शायद। जी जी जी। एक ऐसी चीज होती है विष्णु सहस्त्र नाम में जो आत्माओं को दूर रखने के लिए बहुत ज्यादा कारगर होती है, जिससे आत्माएं बंध जाती हैं। 1000 नाम होते हैं, राइट? बिल्कुल, सहस्त्र नाम में 1000 नाम होते हैं, और उसमें दशावतारों का भी जिक्र है, उसमें नरसिम्हा भगवान का भी जिक्र है, उसमें सारा जिक्र है। तो जितनी भी एंटिटीज होती हैं शरीर में। अच्छा, विष्णु सहस्त्र नाम का एक सिनेरियो ये होता है कि यदि तुमने एक बार पढ़ना शुरू किया तो खंडित नहीं होना चाहिए। मतलब इवन योर सलाइवा, तुम उसको अंदर भी नहीं ले सकते हो, खंडित नहीं होना चाहिए। आपने लगातार उसका पाठ करना है, आपको लगातार पाठ पढ़ना है, मतलब आपको एक बार ऐसे भी नहीं करना है, मतलब सांस भी नहीं लेनी है अपनी। ये तो फिर काफी इम्पॉसिबल है, काफी इम्पॉसिबल है। इसीलिए कहते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम को 10 लोग पढ़ते हैं मिलके, दशावतार। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो मैंने एक आखिरी कोशिश करी उस लड़की को बचाने की विष्णु सहस्त्र नाम के जरिए। उनके फैमिली के 10 मेंबर्स को बुलाया जी, और बोला कि मैं शुरू करूंगा, मैं अगर रुकता हूं बीच में तो तुम आ जाना, कोई और, मतलब इस तरह से चेन बाय चेन पकड़ते रहना और करते रहना, इस चीज को तोड़ना मत गलती से भी। वो लड़की लेटी हुई थी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा भूत प्रेत चिल्ला रही हो या कुछ ऐसा, वो नॉर्मली लेटी हुई थी, उसी के सामने परफॉर्म हो रहा था ये जी। राहुल, विष्णु सहस्त्र नाम परफॉर्म करते करते करीबन हम लोग पहुंचे होंगे 2 घंटे के बाद, वो लड़की ने सोते सोते अपना दम तोड़ दिया है। ओके, कोई रिएक्शन नहीं दिया उसकी बॉडी ने। अब इसको आप क्या कहेंगे कि वो लड़की अपने आप मर गई, या विष्णु सहस्त्र नाम सुना उस आत्मा ने, उसने कोई एनर्जी एक्सप्लोड कर दी होगी अंदर जिसकी वजह से उसका शरीर झेल ना पाया हो, या कुछ और बात। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा राहुल। वो जो नजारा था ना कि एकदम साइलेंस हो जाती है जी। 10 लोग जब बार बार सहस्त्र नाम पढ़ के रुक रहे हैं, और उसके सर के पास एक उसका भाई खड़ा था जी, जिस भाई के बच्चे को बार बार मारने की कोशिश कर रही थी जी। उसके भाई ने इशारा दे दिया कि नहीं बची अब वो, शी इज नो मोर, शी इज नो मोर। मतलब आंख खोल के देखी तो वो मर चुकी थी, उसकी नब्ज नहीं चल रही थी। उनके परिवार वालों ने भी मुझे दोष नहीं दिया। अगर मैं थोड़ा सा अर्श फॉर द टाइमिंग एक मोमेंट लेके अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि जब इस तरह की कोई चीज होती है ना कि आप आए किसी को बचाने के लिए और समहाउ आपके लाख कोशिशों के बावजूद भी अगर कोई बच नहीं पाता, तो आई एम प्रीटी श्योर उस चीज का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आप पे भी कुछ ना कुछ होता होगा। बहुत ज्यादा राहुल, मैं नम हो गया था विष्णु सहस्त्र नाम। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि इतने दिनों से जो मैंने सीखा है ये सब वेस्ट है। मतलब एक बार के लिए खुद को शक होने लगता है कि यार ये हो क्या रहा है। और ये होने के बाद राहुल, उनकी मम्मी ने बस यही बोला कि आपने बहुत कोशिश करी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। उसका बचना लिखा ही नहीं था। 6 सालों से पोजेस थी राहुल वो। हमने सारी चीजें कर डाली, लेकिन एक अघोरी के वचन को हम काटे कैसे। दिक्कत तो यही थी कि उसका मरना लिखा हुआ था। आज भी राहुल उस कमरे में उनके परिवार वाले जाते हैं, सहस्त्र नाम पढ़ते हैं और वापस आते हैं। अब उनके परिवार वालों को ये मानना है कि अगर उसकी आत्मा कहीं ना कहीं परेशान होगी, मतलब उनकी मम्मी को ऐसा लगता है, तो वो पढ़ के विष्णु सहस्त्र नाम उसे आजाद कर देंगी, कुछ ऐसा करके। वो पागलों की तरह पढ़ती हैं विष्णु सहस्त्र नाम। ऐसा नहीं कि वो दिमाग से पागल हो गई हैं, मिलती हैं तो नॉर्मली बात करती हैं, लेकिन जैसे ही ठीक 9 बजे, जिस टाइम पे इनकी बेटी मरी थी, मतलब 9:15 के आसपास, 9:15 के आसपास मरी थी जी, तो 9 बजे ये चली जाती हैं कमरे में, उसी कमरे में, और वहां जाकर ये सहस्त्र नाम पढ़ने लगती हैं जब तक इनसे होता है।
और पढ़ के नीचे आ जाती हैं और बार बार यही कहती हैं कि आज भी बेटी को बचा नहीं पाए। तो इनके सामने वो टाइम लूप चल रहा है कंटिन्यू, उनके आंखों के सामने से वो नजारा ही नहीं जा रहा है। और जब भी हम उस घर में जाते हैं मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं है, मौजूद तो है, वो कहीं गई नहीं है इस घर से। अर्श, चलिए ये तो एक पर्सनल केस हो गया है एंड आई कैन फील कि किसी को ना बचा पाने का एक जो सदमा, एक जो गम होता है जी, आई थिंक उसका पहली बात तो एक्सप्लेन कर पाना बड़ा मुश्किल है। मतलब मैं समझा भी नहीं पाऊंगा कि मेरे साथ हो क्या रहा था उस समय। बहुत सारे सवाल आपके खुद के जहन में भी आते होंगे, जैसा कि आपने बोला कि क्या मैं जितना जानता हूँ क्या इज दैट नॉट इनफ, कि हो सकता है कई चीजें शायद जो मैं नहीं जानता उसके बियॉन्ड है। और शायद आपकी बातों से मुझे एक स्टोरी याद आ रही थी, हम लोग शायद इसका डिस्कशन भी कर चुके हैं। एनलिस मिशेल के बाद जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे फेल्ड एग्जॉर्सिज्म का, तो आपने जिक्र किया था फादर गैब्रियल लमोर्थ का। जी बिल्कुल, जिनके ऊपर एक पोप्स एग्जॉर्सिस्ट करके एक फिल्म भी आई बनी है पूरी। और वो उनके एक फेल्ड एग्जॉर्सिज्म के ऊपर एक स्टोरी है जिसमें वो बोलते हैं कि जो मूवी में दिखाया गया है कि जिस बच्चे के ऊपर आई थिंक 7-8 स्पिरिट्स आ जाती हैं और डीमंस आ जाते हैं, और जिनमें से एक लूसीफर भी होता है। तो ये गैब्रियल अमोर्थ, आई थिंक मुझे जहां तक मेरी नॉलेज है, शायद जितना उन्होंने बातचीत करी थी, आपने मुझे बताया था कि वो काफी रेवोल्यूशनरी किस्म के एग्जॉर्सिस्ट थे और कई बार तो बिना परमिशन लिए ही जो है जाके एग्जॉर्सिज्म वगैरह कर लेते थे। तो ये उस केस के बारे में अगर आप थोड़ा और बात कर पाएं, जो ये जिसके ऊपर ही मूवी बनी है, द पोप्स एग्जॉर्सिस्ट। देखिए अब ऐसा है कि कुछ हद तक तो उसमें मसाला दिखाया गया है, मतलब कुछ तो ऐसा है। तो उसका एक रियल एग्जॉर्सिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी क्या रियल स्टोरी थी, अगर आप ऑडियंस को बता पाए तो। मतलब पोप्स एग्जॉर्सिस्ट में अगर आप देखेंगे तो बात यह है कि जो पादरी थे वो खुद पोजेस हो गए थे, ऐसा कहा गया है जी। अब गैब्रियल लमोर्थ के बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, बहुत सारी एपिसोड्स में उनके बारे में जिक्र कर चुके हैं, लेकिन गैब्रियल लमोर्थ ने एक अपने इंटरव्यू के दौरान ये बताया था कि एक केस ऐसा आया था उनके पास जिसमें एक लड़की थी, वो उन्हें बार बार जो चर्च होता है ना राहुल, चर्च का जो सबसे टॉप फ्लोर होता है वहां से कूदते हुए दिखती थी जमीन पे। उनको ऐसे विजन्स आते थे? विजन्स नहीं आते थे, वो एक्चुअली उनको खून दिखता था। और राहुल, खून दिखने के बाद जब उनका कहना था कि जैसे ही वो हेल मैरी या फिर जैसे ही वो जीसस की प्रे करने लगते थे, उनको वहां पर किसी जानवर की लाश दिखती थी, कोई इंसान, मतलब पहले उनको लगता था कि ऊपर से कोई लड़की कूदी है और मर गई है, और उसके बाद उन्हें वहां पर कोई जानवर दिखता था। अब राहुल, उन्होंने फिर इंटरव्यू में बताया कि उनका जो ये क्या हो रहा था उनके साथ, तो उन्होंने बताया कि कोई तो एक ऐसा केस था जिसमें उन्होंने एक लड़की को एग्जॉर्सिज्म किया था, लेकिन वो कर नहीं पाए थे, फेल्ड एग्जॉर्सिज्म हो गया था उनका, ठीक है। लड़की इनफैक्ट बच नहीं पाई थी, मर गई थी वो। तो उस लड़की की जो आत्मा है राहुल, वो आत्मा जो गैब्रियल लमोर्थ है इनके पीछे लग गई थी। सोचो कि जो एग्जॉर्सिस्ट है उसके पीछे उसकी आत्मा लग गई है जो उसे ठीक कर रहा है। ओके। तो वो जो लड़की है, मतलब गैब्रियल लमोर्थ ने आई गेस 25 दिन तक उसको एग्जॉर्सिज्म किया होगा, ठीक किया होगा। 25वें दिन वो मर गई, और मरने के बाद उस लड़की की आत्मा इनके हर एग्जॉर्सिज्म में इनके साथ जाती थी। अपेरेंटली ये ऐसा बोला जाता है कि फादर गैब्रियल लमोर्थ ने अपनी पूरे लाइफ टाइम में 60,000 से ज्यादा एग्जॉर्सिज्म किए हैं। नो डाउट किए हैं राहुल। इवन उनके एग्जॉर्सिज्म के वीडियो आज भी पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं, लाइव एग्जॉर्सिज्म किया हुआ है उन्होंने। राहुल, उन्होंने बताया कि जब भी वो ये एग्जॉर्सिज्म इस लड़की का करने के बाद वो जब आगे के एग्जॉर्सिज्म में जाते थे, तो क्या होता था कि जब किसी का एग्जॉर्सिज्म होता है राहुल, तो इंसान आउट ऑफ कंट्रोल होता है, राइट, एकदम पागलों की तरह से छटपटाने लगता है। तो जैसे ही कोई छटपटाता था और ये एक हाथ पकड़ते थे, तो दूसरा हाथ अपने आप कोई पकड़ लेता था। इनका ये कहना है मैजिकली। और ये देखने के बाद जब फादर गैब्रियल लमोर्थ ने ये सब चीजें समझी और उन्होंने अपने विजन से सब देखा, तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो लड़की थी ना, जो बच नहीं पाई थी, वो अब इनके हर एग्जॉर्सिज्म में जाती है, इनकी मदद करती है लोगों को बचाने के लिए। आप समझ रहे हैं, एक ऐसी आत्मा जो खुद बच नहीं पाई है और वो एक फादर के साथ लग गई उसकी मदद करने के लिए। इट्स लाइक अ एंजल काइंड ऑफ थिंग। और अब फादर को वो ऊपर से गिरती हुई क्यों दिखती थी? क्योंकि उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली थी। तो फादर गैब्रियल लमोर्थ ने कहा कि उसकी मुक्ति के लिए फिर उन्होंने एक अलग प्रोसेस करा, जिसे उन लोग रीइंटीग्रेशन बोलते हैं, कुछ ऐसा करके। उस प्रोसेस में क्या होता है कि 5-6 पोप्स होते हैं, 5-6 पादरी होते हैं, वो सब एक साथ मिलकर एक ड्रिंक पीते हैं। ड्रिंक पीने के बाद जो कब्र होती है उस पर कोई प्रेयर पढ़ते हैं। वो प्रेयर मुझे भी नहीं पता क्या है।
और जैसे ही वो प्रेयर पढ़ते हैं वो आत्मा हमेशा के लिए जीसस क्राइस्ट के पास या फिर उनके जो गॉड हैं उनके पास चली जाती है। तो इस तरह के भी केसेस सामने आए थे जो फेल्ड एग्जॉर्सिज्म के केसेस थे, जहां पर आत्माएं खुद आ जाती थी आपकी मदद के लिए। जब आप गैब्रियल मौत का जिक्र कर रहे थे जी, तो आपने एक चीज मेंशन करी जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि जब वो एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे तो एक बार की उनकी एग्जॉफाइड की हुई जो स्पिरिट थी जिसको उन्होंने निकाला था जी, वो स्पिरिट उनके पीछे पड़ गई थी बिल्कुल बदला लेने के लिए। तो मुझे लगता है अक्सर ये मेरे जहन में सवाल आता है कि अब आप इतने जब एग्जॉर्सिज्म करते हैं तो आप ऐसी पावर से डील करते हैं जो मतलब हमारे प्लेन से हमारी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा पावरफुल है, बिल्कुल, और आप ऐसी लोगों के खिलाफ काम करते हो तो जाहिर सी बात है जब ऐसी जो एनर्जीज होती हैं वो कभी ना कभी तो बदला लेने की कोशिश करती होंगी। राहुल, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे जितने भी केसेस मैंने करे हैं उनमें से 50% केसेस ऐसे हैं जहां पर मैं इंसान को ठीक करने तो गया हूं, लेकिन ठीक करते वक्त उस इंसान की जो स्पिरिट थी उसने कई महीनों तक मुझे परेशान भी किया है।